आप सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट, पिछली ऑनलाइन क्लासों में हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट फर्स्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन का अध्ययन किया। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम शुरू करते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। मेंडल ने किस प्रकार से आनुवंशिकता के नियम दिए और किस प्रकार से ये सिद्ध किया कि जेनेटिक जो लक्षण हैं या माता पिता के जो लक्षण हैं वो आगामी पीढ़ी में किस प्रकार से वंशागत होते हैं। देखो, आनुवंशिक लक्षण है क्या? आनुवंशिक लक्षण, माता पिता के लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। एक साधारण सी परिभाषा, माता पिता के लक्षणों को, माता पिता के लक्षणों को क्या कहा जाता है? आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। हम यूँ कह सकते हैं जनकों के लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी माता के बाल घुंघरालू हैं तो होने वाली लड़की के बाल भी घुंघरालू होते हैं। वो लक्षण वो गुण किस पर आधारित है? आनुवंशिक लक्षणों पर आधारित है। मतलब क्या हुआ कि माता में उस घुंघरालू बाल को कोडित करने वाले जीन किस में चले गए? उसकी होने वाली पुत्री में चले गए और उस पुत्री के बाल भी कैसे हो गए? घुंघरालू हो गए। तो ये आनुवंशिक लक्षण है। यानी आनुवंशिक लक्षण का मतलब हुआ जनकों के लक्षण आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं, माता पिता के लक्षण आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। तो माता पिता के लक्षणों का संतति पीढ़ी में जाना, यानी वो जाने वाले जो लक्षण है वो क्या कहलाते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं। तो मेंडल ने क्या देखा कि जंतुओं में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उनकी संततियों में चले जाते हैं और वो लक्षण ही क्या कहलाते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। फिर इन्होंने एक परिभाषा बताई, आनुवंशिकता, ध्यान देना, हेरेडिटी, बहुत ही मोस्ट परिभाषा है। हेरिडिटी, आनुवंशिकता क्या चीज़ है? देखो, जनकों के लक्षणों का संततियों में जाना, जनकों के लक्षणों का संततियों में जाना क्या कहलाता है? हेरिडिटी या आनुवंशिकता कहलाता है। यूं बोले कि माता पिता के लक्षणों का उनकी संततियों में जाना आनुवंशिकता कहलाता है। और जाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो विधि है, उसे वंशानुगत कहते हैं। क्या कहते हैं? वंशानुगत कहा जाता है। वंशानुगत, वंश प्लस देखो आगत यानी आगे वाले वंश का आना। तो एक बार फिर से देखो, आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिक लक्षणों का या फिर माता पिता के लक्षणों का संततियों में जाना आनुवंशिकता, और जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वंशानुगत कहलाती है। फिर अगली परिभाषा है जेनेटिक्स। आनुवंशिकी क्या है? देखो, आनुवंशिकी के बारे में बात करते हैं। विज्ञान की वह शाखा, जेनेटिक्स एक साइंस की ब्रांच है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। जेनेटिक्स क्या है? देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता तथा जनकों व संततियों के बीच पाए जाने वाली विविधता का अध्ययन किया जाता है। तो देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता, जनकों तथा संततियों के बीच उपस्थित विविधता का अध्ययन किया जाना क्या कहलाता है? जेनेटिक्स या आनुवंशिकी कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, माता पिता के लक्षण संतति में चले गए, जाने के बाद में माता पिता तथा संतति में किस प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है, किस प्रकार की विविधता पाई जाती है, उसका अध्ययन किस में किया जाता है? जेनेटिक्स, आनुवंशिकी में किया जाता है। देखो, इसका आनुवंशिकी का जो प्रारंभ है वो सन 1900 में हुआ। जेनेटिक्स का प्रारंभ कब हुआ? सन 1900 में हुआ। कब? जब मेंडल के नियमों की पुनः खोज हुई। देखो, आगे हम पढ़ेंगे मेंडल ने किस प्रकार से किस सन में अपने नियम दिए, सिद्धांत दिए। फिर कुछ वैज्ञानिक आते हैं, मेंडल के नियमों की व्याख्या करते हुए पुनः एक सिद्धांत देते हैं जिन्हें मेंडल के नियमों की पुनः खोज कहा जाता है। और वो खोज कब होती है? सन 1900 में होती है। तभी से ये माना जाता है कि जेनेटिक्स का प्रारंभ हुआ, आनुवंशिकी का प्रारंभ हुआ। आनुवंशिकी है क्या? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता, जनकों तथा संततियों के बीच उपस्थित विविधता का अध्ययन किया जाता है, वो ब्रांच क्या कहलाती है? आनुवंशिकी कहलाती है। रियली इसका प्रारंभ कब हुआ? सन 1900 में हुआ, जब मेंडल के नियमों की पुनः खोज हुई थी। अब देखो, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम बेटसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1905 में किया था।
देखो विलियम बेटसन नामक वैज्ञानिक आता है और वो 1905 में इस प्रोसेस को, इस इकाई को क्या नाम देता है, जेनेटिक्स देता है। या सर्वप्रथम वह वैज्ञानिक है जिन्होंने आनुवंशिकी का शब्द का प्रयोग किया, वो वैज्ञानिक विलियम बेटसन है। तो विलियम बेटसन ने आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किया। अच्छा जी, अब देखो फादर ऑफ जेनेटिक्स, ध्यान देना, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ध्यान रहे, आनुवंशिकी का पिता मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेंडल को, क्योंकि मेंडल ने ही संकर संकरण प्रयोग करके ये सिद्ध किया कि किस प्रकार से जनकों के लक्षण संततियों में चले जाते हैं। अर्थात इसकी नींव रखने वाला वैज्ञानिक मेंडल था, इसलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता है। तो हमने ये आज शुरू में पढ़ा आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, आनुवंशिकता क्या चीज़ होती है, आनुवंशिकी क्या है यानी जेनेटिक्स क्या है, इसका प्रारंभ कब हुआ, इसकी पुनः खोज किस प्रकार से हुई। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग विलियम बेटसन ने 1905 में किया और फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। अब हम मेंडल की जीवनी पढ़ते हैं, किस प्रकार से मेंडल का जीवन व्यतीत हुआ। मेंडल की जीवनी, मेंडल की जीवनी देखो 18 जुलाई 1822 को, सॉरी 22 जुलाई 1822 को, 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया, ध्यान देना, ऑस्ट्रिया के हेंजनडोर्फ प्रांत के मोराविया सिलिसिया ग्राम में जन्म हुआ। ध्यान देना, मेंडल का जन्म कब हुआ? 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंजनडोर्फ प्रांत के मोराविया सिलिसिया ग्राम में हुआ। मेंडल के पिता एक साधारण किसान माली परिवार से संबंध रखते थे। तो एक बार ध्यान देंगे, एक साधारण किसान परिवार से थे मेंडल के पिताजी और माली परिवार से संबंध रखते थे। 1842 में, ध्यान देना जीवनी की बात कर रहे हैं मेंडल की, मेंडल ने 1842 में दर्शन शास्त्र में, किसमें? दर्शन शास्त्र में 2 वर्ष का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया। कितने वर्ष का पाठ्यक्रम दर्शन शास्त्र में उत्तीर्ण कर लिया? 2 वर्ष का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया। इसके 1 साल बाद सन 1843 में मेंडल ब्रुन शहर के चर्च या फिर मठ में, एक धार्मिक मठ था, ये चर्च था, में ये पादरी के पद पर कार्यरत रहते हैं, यानी पादरी के पद पर काम करते हैं। किस में करते हैं? 1843 में ब्रुन शहर के चर्च या धार्मिक मठ में पादरी के पद पर काम करते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ इस पद पर काम करते हुए मेंडल को ग्रेगर की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। किसकी उपाधि से सम्मानित किया जाता है? ग्रेगर की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। इसके बाद सन 1851 में मेंडल ब्रुन शहर से वियना चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? वियना। और वियना जाकर के वियना विश्वविद्यालय में 3 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 3 वर्षों तक गणित तथा प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। सन 1851 में वियना जाते हैं और वियना जाकर वियना विश्वविद्यालय में 3 वर्षों तक गणित तथा प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इसके बाद 1854 से लेकर 64-65 के काल में मेंडल पुनः ब्रुन शहर लौट आते हैं। ध्यान देना इसकी जीवनी के बारे में, किस प्रकार से इसने शिक्षा प्राप्त की, किस प्रकार से इसने जेनेटिक्स की नींव रखी। तो हम बता रहे हैं कि 1851 में वियना विश्वविद्यालय,
में 3 वर्षों तक गणित तथा प्राकृतिक नेचुरल साइंस का स्टडी किया। उसके बाद में 54 और 64-65 के मध्य पुनः कहाँ लौट आते, बुलंदशहर लौट आते हैं। और फिर क्या करते हैं, एक मॉडर्न स्कूल थी, बुलंदशहर की एक मॉडर्न स्कूल थी, उस मॉडर्न स्कूल में अध्यापन का कार्य करवाते हैं, यानी पढ़ाने का कार्य करते हैं। और अध्यापन के कार्य के साथ साथ 1857 से लेकर के 1865 तक उस मठ में उद्यान मटर बोलो या मटर बोलो, मीठी मटर पर प्रयोग करते हैं, ध्यान देना। और ये लगभग 8 वर्षों तक का काल रहता है, यानी 8 वर्षों तक वो क्या काम करते हैं, उद्यान मटर पर प्रयोग करते हैं अपने। तो इस प्रकार से इसका प्रारंभ हुआ शिक्षा का। और 1857 से 65 के बीच में ये बुलंदशहर में मॉडर्न स्कूल में काम करने के साथ साथ में वहाँ मठ में उद्यान मटर पर क्या करते हैं, अपने प्रयोग करते हैं। फिर देखो क्या हुआ, लगभग 30,000 पौधों पर प्रयोग किए। कितने पौधों पर प्रयोग कर लिए, 30,000 पौधों पर प्रयोग कर लिए। और उन प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों को, जो निष्कर्ष, जो रिजल्ट प्राप्त हुए, उनको ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुत किए। जो रिजल्ट प्राप्त हुआ उस रिजल्ट को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष क्या कर दिया, प्रस्तुत कर दिया। इसके बाद जो रिजल्ट, जो परिणाम थे, उन निष्कर्षों को सन 1865 में, ध्यान देना, सन 1865 में ब्रून में एक पत्रिका चलती थी, एक वार्षिक पत्रिका के नाम से चलती थी, वार्षिक पत्रिका में प्रकाशित करवाई। जो रिजल्ट प्राप्त हुए उन रिजल्ट को इन्होंने सन 1865 में वार्षिक पत्रिका में क्या करवा दिया, प्रकाशित करवा दिया। और नाम क्या रखा कि मटर पर संकरण प्रयोग। टॉपिक क्या रहा, मटर पर संकरण प्रयोग या संकरण प्रयोग के नाम से या शीर्षक के नाम से इन्होंने प्रकाशित करवा दिया। अब देखो महत्वपूर्ण चीज क्या थी, मेंडल क्या काम करता है, यानी 1865 में वार्षिक पत्रिका में अपना शोध पत्र जारी करता है। और इसका प्रमुख जो शोध पत्र है वो जर्मन भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में लिखा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं। और किस नाम से लिखा गया, वर्सूची एबर फ्लेंजेन हाइब्रिडन के नाम से लिखा गया। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देना, इनका प्रमुख शोध पत्र जर्मन भाषा में लिखा गया, वर्सूची एबर फ्लेंजोन हाइब्रिडन के नाम से लिखा गया। और ये 1866 में प्रकाशित हुआ। ये शोध पत्र कब प्रकाशित हुआ, 1866 में प्रकाशित हुआ। इस प्रकार मेंडल क्या काम करता है, उद्यान मटर पर संकरण प्रयोग करता है। फिर सन देखो 6 जनवरी 1884 को, ध्यान देना, 6 जनवरी 1884 को चीरकाली वृक्षशोथ के कारण मेंडल की मृत्यु हो जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देना, 6 जनवरी 1884 को चीरकाली वृक्षशोथ के कारण मेंडल की मृत्यु हो जाती है। जबकि मैंने आपको बताया था जेनेटिक्स का प्रारंभ कब हुआ, सन 1900 में। तो मृत्यु के बाद में जेनेटिक्स का प्रारंभ होता है। जबकि जेनेटिक्स का फादर किसको कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है। और मेंडल का पूरा नाम हो गया ग्रेगर जॉन मेंडल। नाम क्या हो गया, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्योंकि पादरी के पद पर काम करते हुए इन्हें ग्रेगर की उपाधि से सम्मानित किया गया। जॉन मेंडल इनका नाम था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, जिन्होंने अपने मटर के पौधे पर संकरण प्रयोग किए। अब उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम होता है। ध्यान देंगे, मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम। पूछा जा सकता है परीक्षा में, मटर का वानस्पतिक नाम लिखिए, तो मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम होता है। इसके बाद मेंडल के नियमों की पुनः खोज। देखो, हॉलैंड के ह्यूगो डी वरीज, हॉलैंड के ह्यूगो डी वरीज
जर्मनी के कार्ल कोरेंस, ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन सेरमक, ये तीनों वैज्ञानिक अलग अलग संकर संकरण प्रयोग कर रहे थे। इन तीनों वैज्ञानिकों के प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष मेंडल के प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्ष से मिलते जुलते थे। इसलिए यहाँ सन 1900 में मेंडल के आनुवंशिकी नियमों को पुनर्जन्म मिला अथवा उनकी पुनः खोज हुई। तो मेंडल के नियमों की पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज थे, जर्मनी के कार्ल कोरेंस थे, ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन सेरमक थे। अब 34 वर्षों के बाद, ध्यान देना 34 वर्षों तक, क्योंकि 1864-65 में मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के नियम एक ब्रुन सोसाइटी की वार्षिक पत्रिका में प्रकाशित करवा दिए थे। फिर भी 34 वर्षों तक संकर संकरण प्रयोग पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण क्या था, या हम ये बोलें मेंडल की असफलता के कारण क्या थे? ध्यान रहे, सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि मेंडल ने अपने प्रयोगों को एक वार्षिक पत्रिका में प्रकाशित करवाया जिसे अधिकांश वैज्ञानिक नहीं पढ़ते थे। इसलिए यह जो जानकारी थी अधिकांश वैज्ञानिकों तक नहीं पहुंच पाई। ये मेंडल की सबसे महत्वपूर्ण कमी थी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कमी थी, मेंडल ने अपने प्रयोगों में सांख्यिकी का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? गणित का प्रयोग किया, सांख्यिकी का प्रयोग किया, जिसमें अधिकांश जीव वैज्ञानिक रुचि नहीं रखते थे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कमी क्या रह गई थी? और ये मेंडल की अच्छाई भी है कि मेंडल की अच्छाई क्या है, तो उसने सांख्यिकी का प्रयोग किया, लेकिन मेंडल के लिए अच्छाई थी अधिकांश वैज्ञानिक गणित में रुचि नहीं रखते थे। इसलिए मेंडल की असफलता का दूसरा कारण सांख्यिकी प्रयोग रहा। नंबर 3, सन 1859 में डार्विन नामक वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक लिख दी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जातियों की उत्पत्ति। कौन सी बुक लिख दी? जातियों की उत्पत्ति नामक एक पुस्तक की रचना की सन 1859 में। तो सभी वैज्ञानिकों का ध्यान जैव विकास की ओर चला गया। किसकी ओर चला गया? जैव विकास की ओर चला गया। इसलिए मेंडल के नियमों की ओर वैज्ञानिकों ने ध्यान नहीं दिया। नंबर 4, एक कमी और थी मेंडल की। मेंडल की कमी क्या थी? मेंडल एक पादरी के पद पर काम कर रहे थे। मेंडल क्या थे? कोई जीव वैज्ञानिक नहीं थे। मेंडल एक पादरी के पद पर एक बगीचे में काम करते थे। इसलिए जीव वैज्ञानिकों ने इनके संकर संकरण प्रयोग पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि मेंडल की असफलता के कारण क्या थे, तो मेंडल की असफलता के सबसे महत्वपूर्ण कारण यही थे कि उन्होंने क्या काम किया, अपने संकर संकरण प्रयोग से प्राप्त रिजल्ट को एक वार्षिक पत्रिका में प्रकाशित करवाया। उन्होंने सांख्यिकी को प्रयोग किया। डार्विन उसके समय का एक भूतकाल समय आया, क्योंकि डार्विन की ओर लोगों का ध्यान था, मेंडल की ओर ध्यान नहीं था। मेंडल खुद एक पादरी के पद पर आसीन थे, वो कोई जीव वैज्ञानिक नहीं थे। ये मेंडल की असफलता के कारण माने जाते। फिर इसके बाद देखो, बात करते हैं कि मेंडल ने अपने संकर संकरण प्रयोग में मटर के पौधे का चयन किया। प्रश्न आता है, मेंडल ने अपने संकर संकरण प्रयोग में मटर के पौधे का चयन किया, क्यों? बहुत सारे उद्यान में पौधे थे, उनमें से मटर के पौधे को ही क्यों चुना? नंबर 1, मटर का पौधा एक वर्षीय शाक है। सबसे महत्वपूर्ण कारण ये, मटर का पौधा एक वर्षीय शाक है, अतः कम समय में अधिक किस्मों का अध्ययन किया जा सकता है। मेंडल ने सोचा कि कम समय में अधिक किस्मों का अध्ययन करें। ऐसा पादप मेंडल को कौन मिलता है? मटर मिलता है। तो एक वर्षीय शाक है, यानी एक वर्ष में तैयार होने वाली फसल है, इसलिए कम समय में अधिक किस्मों का अध्ययन किया जा सकता है। नंबर 2, ये मटर का पादप द्विलिंगी होता है, इसलिए इसमें स्वपरागण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्वपरागण पाया जाता है, जिससे आनुवंशिक लक्षणों की शुद्धता
कई पीढ़ियों तक बनी रहती है। जनकों के लक्षण संततियों में, फिर संततियों के लक्षण अपनी संततियों में, फिर संततियों के लक्षण संततियों में। इस प्रकार से जेनेटिक लक्षण कई पीढ़ियों तक यथावत बने रहते हैं, अर्थात शुद्ध बने रहते हैं। तो ये मटर का पौधा द्विलिंगी पुष्प है, इसमें स्वपरागण पाया जाता है। अब प्रश्न ये होता है जी स्वपरागण क्या होता है? देखो परागण क्या है? पुष्प के परागकणों का पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागित होना परागण कहलाता है। या मैं यूं बोलूं, पुष्प के नर युग्मक का पुष्प के मादा युग्मक के साथ में मिलना या मादा युग्मक तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागित होते हैं, स्वपरागण कहलाता है। और जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे या फिर उस पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? परपरागण कहा जाता है। तो इसकी दूसरी विशेषता क्या थी? द्विलिंगी पुष्प है, स्वपरागण पाया जाता है और कृत्रिम विधि से आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा इसमें परपरागण भी करवाया जा सकता है। फिर तीसरा था कि मेंडल ने मटर के पौधे को चुना, तो इसको कम क्षेत्रफल में इसका उत्पादन किया जा सकता है। यहाँ तक कि गमले में भी मटर के पौधे की संततियों का अध्ययन किया जा सकता है। फिर अगला, मटर में कई प्रकार के विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। मटर के पौधे में कई प्रकार के विपर्यासी लक्षण। विपर्यासी लक्षण क्या होते हैं? विपरीत लक्षणों को विपर्यासी लक्षण कहा जाता है। अपोजिट कैरेक्टर जो है उन्हें क्या कहा जाता है? विपर्यासी लक्षण कहा जाता है। और मटर के पौधे में लगभग 34 प्रकार के विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। मेंडल ने क्या बताया? मटर के पौधे में लगभग 34 प्रकार के विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। मेंडल क्या काम करता है? अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन करने के साथ साथ इन 34 विपर्यासी लक्षणों में से 7 लक्षणों को महत्वपूर्ण मानता है और 7 लक्षण का चयन करता है। देखो, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। पहले हम चर्चा करते हैं प्रभावी और अप्रभावी पर। वे लक्षण जो F1PD में अपना प्रभाव दिखाते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और वे लक्षण जो F1PD में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। इन्हीं लक्षणों को विपर्यासी लक्षण कहा जाता है। मैंने अभी बताया 34 प्रकार के विपर्यासी लक्षण मटर के पौधे में पाए जाते हैं, जिनमें से मेंडल 7 का चयन करता है, सिलेक्शन करता है। नंबर 1 पहला रहेगा पौधे की लंबाई। पौधा लंबा है या बोना है? तो मेंडल ने मटर के पौधे का पहला विपर्यासी लक्षण कौन सा माना? पौधे की लंबाई। प्रभावी होगा लंबा, अप्रभावी होगा बोना। नंबर 2 पुष्प की स्थिति कक्षीय है या फिर अग्रस्त है, और अग्रस्त को शीर्षस्थ भी कह सकते हैं। या तो कक्षाओं में लगे होंगे या फिर शाखाओं के आगे वाले किनारे पर लगे होते हैं, जिन्हें अग्रस्त या शीर्षस्थ कहा जाता है। नंबर 3 फली का आकार। जो फली है मटर की उसका आकार कैसा है? फली फूली हुई है, ये प्रभावी है। चपटी या फिर आप संकीर्ण लिख सकते हो, चपटी या संकीर्ण, जो अप्रभावी लक्षण होता है। प्रिय विद्यार्थियों, चौथा इसका लक्षण था फली का रंग। फली का रंग हरा है या फिर पीला है। हरा प्रभावी है, पीला अप्रभावी है। फिर इसके बाद में बीज का आकार। बीज का आकार गोल है, राउंडेड, ये प्रभावी है, या फिर झुर्रीदार है, चपटा, दबा हुआ, पिचका हुआ, जिसको क्या कहा जाता है? झुर्रीदार कहा जाता है, जो अप्रभावी लक्षण माना जाता है। फिर इसके बाद में बीज कवच का रंग। मेंडल ने 6 नंबर विपर्यासी लक्षण में बीज कवच का रंग माना। और बीज कवच का रंग किस प्रकार का? या तो आप धूसर कह सकते हो, मटमेला कह सकते हो, या फिर भूरा कह सकते हो। और अप्रभावी इसमें कैसा रहेगा? सफ़ेद रहेगा। फिर इसके बाद में 7 नंबर इन्होंने माना बीज चोल। क्या माना? बीज चोल का रंग। और ये किस प्रकार का होता है? प्रभावी में पीला होगा, अप्रभावी में कैसा होगा?
हैरा होगा। कुछ वैज्ञानिक बीज कवच के आधार पर पुष्प का रंग मानते हैं। किसका रंग मानते हैं? पुष्प का। नोट याद रखना, किताब में लिखा हुआ है कि कुछ वैज्ञानिक हैं जो बीज कवच के स्थान पर क्या मानते हैं? पुष्प का रंग। प्रभावी होगा गुलाबी, अप्रभावी होगा सफ़ेद। इस प्रकार से मेंडल अपने प्रयोग में 7 विपर्यासी लक्षणों का चयन करता है और इन लक्षणों के आधार पर मेंडल संकर संकरण प्रयोग करता है। कल की ऑनलाइन क्लास में हम संकर संकरण प्रयोग का अध्ययन करेंगे। आज की ऑनलाइन क्लास में मेंडल की जीवनी, मेंडल ने किस टॉपिक पर अपना अध्ययन किया, किस प्रकार से अपने जो निष्कर्ष थे वो प्रकाशित करवाई, किस प्रकार से मेंडल के नियमों की पुण्य खोज हुई थी, ये आज अध्ययन किया। धन्यवाद।